तो आप कैसे हैं? आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे इस सेशन में क्या करते हैं, हम लोग हाल फिलहाल की जो घटनाएं यानी जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी करंट अफेयर्स पे हम लोग बात विमर्श करने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक उसी क्रम में हमारे पास आज कुछ करंट अफेयर से लगभग 5-6 विषय है दोस्तों, जिस पे हम सभी लोगों को विस्तार में बात करने की जरूरत है, जिस पे हम लोग विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस पे हमारी चर्चा करने की हमारी ज़रूरत है दोस्तों। आज हम ये 6 विषय, हमारे पास कुछ 5 विषय हैं मुख्यतः, ये आप देख सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि जो आज का डेट है, यानी कितना हो गया दोस्तों, 8 सितंबर हो गया। तो 8 सितंबर के बेसिस पे हम लोग एक तरीके से 8 सितंबर यानी आज के ही डेट में जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, 8 सितंबर 7 सितंबर से लेकर जो घटनाएं घटी है दोस्तों हाल फिलहाल में, वो चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, किसी भी जगत का हो दोस्तों, खेल का हो, उद्योग का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या फिर सौर का हो, या फिर किसी प्रकार का जो घटनाएं घटी है, किसी प्रकार का अगर कोई उत्सव किया गया है, कोई करंट अफेयर्स, कोई न्यूज़ आया है दोस्तों, तो हम उस पर आज बात करेंगे, जैसा कि हर सेशन में हम लोग करने का काम करते हैं। तो आज का सेशन में हमारे पास कुछ 5 विषय है दोस्तों, जिसपे हम लोग विस्तार तौर पे जानने का प्रयास करेंगे, विस्तार तौर पे हम इस पे बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पहला विषय होगा दोस्तों जिसपे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, वो कहा जा रहा है अग्नि 4। हम पहले जानेंगे कि अग्नि 4 क्या है दोस्तों। कहा जा रहा है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है दोस्तों, प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण करने का मतलब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको देखा गया है, इसको परीक्षण किया गया है इसको दोस्तों। इसका तो उसी पर हम पहला विषय जो है हमारे पास, इसी पे हम लोग पहले विषय के रूप में हम इसी पे चर्चा काम करेंगे कि अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल हुआ उसका सफल परीक्षण हो चुका है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा विषय हमारे पास आता है, प्रवीण कुमार एक पैरालंपिक एथलीट है दोस्तों, उन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतने का ऐतिहासिक कार्य करने का कार्य उनके द्वारा किया गया है दोस्तों। आज हम उस पर बात करेंगे। मुख्यतः प्रवीण कुमार यूपी के रहने वाले हैं, हम इन पे डिटेल में बात करेंगे, इनका करियर के बारे में भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इनका कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तीसरा जो विषय हमारे पास है वो कहा जा रहा है डीजी यात्रा सुविधा। तीसरे विषय के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे कि डीजी यात्रा सुविधा क्या है, डीजी यात्रा सुविधा होता क्या है, इसके मायने क्या है, कौन कौन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, और कब इसको चालू किया गया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। चौथे रूप में जो हमारा जो न्यूज़ आएगा दोस्तों, चौथा जो विषय होगा दोस्तों, उस पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पर बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करने का काम करेंगे, उस पर हम डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव क्या है, कब मनाया जा रहा है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। और पाँचवा जो है हमारा दोस्तों, खेल उत्सव 2024 क्या है, किसके द्वारा मनाया गया, कब ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ ये घटना घटी है, कहाँ इस तरीके का कार्यक्रम किया गया दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन पांचों में से जो पहला विषय जो हमारे पास निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण के बारे में लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अग्नि मिसाइल का एक सीरीज है दोस्तों, मिसाइल का एक सीरीज है जिसमें कई प्रकार का मिसाइल बनाए जाते हैं, कई अलग अलग प्रकार का मिसाइल बनाए जाते। तो अग्नि का जो एक मिसाइल सीरीज है, उसमें से चौथा जो इस बार जो चौथे पायदान पे जो अग्नि मिसाइल बनाया गया है दोस्तों, जिसका चौथा स्थान मिलता है, अग्नि मिसाइल में चौथे स्थान पे जो मिसाइल आता है दोस्तों, उसको बनाकर दोस्तों कल के डेट में क्या किया है दोस्तों, उसको लॉन्च किया गया है, यानी उसका परीक्षण किया गया दोस्तों, और सफल परीक्षण किया गया है। ये चीज़ें काम कर गई है दोस्तों। आइए इसके बारे में भी जानते हैं, चर्चा में क्यों है। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर जगह, ये याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी है दोस्तों। उड़ीसा के चांदीपुर जगह, अब कैसे मैं आपको बताऊं, ये चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंट रेंज आप कह सकते हैं, एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, क्या थी ये दोस्तों, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। अब जानते एक डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। अग्नि 4 जब हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं तो इसके क्या मायने होते हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अग्नि 4 अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है।
आप इसको ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। अग्नि 4 की जो यहाँ बात कर रही है, अग्नि सीरीज का मतलब हो गया दोस्तों कि अग्नि सीरीज में कई अग्नि मिसाइल बनाए गए हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, और उसी सीरीज में ये अग्नि चौथे स्थान का चीज़ है दोस्तों। अग्नि 4 जो है अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल के रूप में इसे बनाया गया है दोस्तों। इस मिसाइल को सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, जिसको आप कह सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसको आप कह सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश के तौर पे अगर आप इसको जानने का प्रयास करते हैं तो जान सकते हैं दोस्तों। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। तो इसमें दो कंपनियों द्वारा बनाया गया। ये तो हमारा एक गवर्नमेंटल है दोस्तों, सरकारी चीज़ है ये DRDO। तो ये जो अग्नि 4 मिसाइल का जो एक तरीके से परीक्षण किया गया है दोस्तों, इसका जो प्रोडक्शन किया गया है, इसकी जो बनावट की गई है, इसको तैयार किया गया है, एक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय और दूसरा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है दोस्तों। ये दोनों के मेल मिलाप से ये चीज़ें सफल की गई है दोस्तों, इसकी प्रोडक्शन की गई है, इसको सफल बनाने का कार्य किया गया है दोस्तों। यह लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस है, यानी कि लंबी दूरी तक ये परमाणु क्षमता से लैस का मतलब लंबी दूरी तक ये मारक क्षमता वाली मिसाइल है दोस्तों, यानी लंबी दूरी तक कोई भी मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, इसकी क्षमता के बारे में बात की गई है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये अग्नि 4 एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों जो हवा में नहीं जाता है, ये सतह पर ही मार करता है, लेकिन लंबी दूरी पर मार करता है। यानी कि सतह पर मिसाइल होगा दोस्तों, तो ये हवा में ऊपर जाने का काम नहीं करेगा, बल्कि नीचे नीचे जाएगा दोस्तों और लंबी दूरी तक जाएगा। ये इसका क्वालिटी है। इसका वजन की अगर बात करें तो लगभग 17,000 किलोग्राम इसका वजन है दोस्तों, 17,000 किलोग्राम। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 20 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने घेरा लगाया है दोस्तों, जिसको मैंने पॉइंट करने का काम कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका वजन लगभग 17,000 किलोग्राम का है और इसकी लंबाई करीब 20 मीटर है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इस मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो 3500 से लेकर 4,000 किलोमीटर तक ये मतलब सतह पे सतह जा सकता है, यानी नीचे 3500 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर जाकर कहीं भी हमला कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है, किसी को भी मार गिरा सकता है दोस्तों। यह 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में भी सक्षम है, यानी कि 900 किलोमीटर की ऊंचाई भी एक तरीके से कहा जा सकता है, अगर ऊंचाई पे अगर जरूरत पड़े तो 900 किलोमीटर की ऊंचाई भी उड़ान भर सकता है दोस्तों, ये इसकी क्षमता है, जिसके बारे में हमने बात की। आगे देखते हैं, अग्नि मिसाइल के बारे में बात करते हैं कि अब अग्नि मिसाइल क्या है, किनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसका क्या महत्व है दोस्तों। अग्नि मिसाइल का विकास, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया दोस्तों, यानी कि इनका जो विकास किया गया है वो ये प्रमुख जो चेहरा इसमें आते हैं दोस्तों, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका, जो ये तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया, लेकिन किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है दोस्तों, तो कहा जाता है ये प्रोग्राम का नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये इसका कार्यक्रम है दोस्तों, इसके तहत इसे बनाने का काम किया गया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं IGMDP, या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं आप दोस्तों। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, जिसके तहत APJ अब्दुल कलाम के द्वारा अग्नि मिसाइल को तैयार किया गया है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप होप करते हैं आप सभी को अच्छी से चीज़ें पता चल गई होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 1983, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट को याद रखिएगा, 1983 में इसे अप्रूव करने का काम किया गया दोस्तों, यानी कि 1983 में भारत सरकार द्वारा इसे परमिशन दे दिया गया कि आप इस देश में अग्नि मिसाइल को आप तैयार किया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है दोस्तों। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो DRDO द्वारा इस श्रृंखला की मिसाइलों का विकास किया गया है, यानी कि जो श्रृंखला का मिसाइल है दोस्तों, वो DRDO के तहत बनाया जाता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया जाता है दोस्तों।
इसके यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसे तैयार करने के काम की जाती है। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, एक कार्यक्रम याद रखिएगा किसके द्वारा पहल की गई थी, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ देखते हैं क्या कहा गया। अब एकीकृत जानते हैं दोस्तों कि क्या है। अब इसके बारे में एक नज़र डालते हैं कि जिस प्रोग्राम के तहत इसको तैयार किया जाता है उस प्रोग्राम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों का विकास किया जाता है दोस्तों। जिस कार्यक्रम के तहत अग्नि को बनाया जाता है उसी कार्यक्रम को, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत निर्देशित, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड निर्देशित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। इसके तहत 5 मिसाइलें बनाई जाती है। पहला मिसाइल का नाम आता है जिसको हम पृथ्वी के रूप में जानते हैं दोस्तों। यह इसकी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। दूसरा नाम आता है अग्नि मिसाइल दोस्तों। इसमें भिन्न भिन्न रेंज वाली 5 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती है, अलग अलग रेंज वाली, अलग अलग दूरी वाली कि अलग कितना दूर से कितना दूर पर किसी चीज़ को मारकर गिरा सकता है दोस्तों। इसकी क्षमता के बारे में बात करता है। तीसरा आता है त्रिशूल के बारे में दोस्तों। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों, यानी कि हवा में मार करने वाला मिसाइल कम दूरी की सतह से। और चौथा जो आता है दोस्तों नाग आता है। यह तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी मिसाइल है दोस्तों। इसके बेसिस में टैंक बनाए जाते हैं। टैंक रोधी मिसाइल मतलब ऐसे मिसाइल होते हैं दोस्तों जो टैंकों को उड़ाने का काम करता है, टैंकों को बर्बाद करने का काम करता है। लड़ाई में वैसे मिसाइल जो टैंकों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम करता है दोस्तों, वो नाग के अंदर बनाए जाते हैं। और आकाश के अंदर यह मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है दोस्तों, यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन ये ज़मीन से लेकर हवा में मार करती है, ज़मीन पे मार करती है, हवा में मार करती है दोस्तों। और ये मध्य दूरी तक इसका रेंज होता है दोस्तों। ये 5 कैटेगरी है जिसका हमने बताने का काम किया है दोस्तों आप सभी लोगों को कि ये 5 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा क्यों प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के तहत ये 5 मिसाइल को तैयार किया जाता है दोस्तों। आगे के टॉपिक में देखते हैं आगे क्या है। इससे एक संभावित प्रश्न निकल कर आते हैं कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको हम IGMPDP की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 1983। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखिए अगला न्यूज़ क्या निकल कर आ रहा है। ये देखिए प्रवीण कुमार हैं दोस्तों। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है, यानी कि लॉन्ग जंप इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से 2024 में जो हाल फिलहाल में हो रहे हैं उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया, जो कि एक ऐतिहासिक इवेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। ये चर्चा में क्यों है, एक नज़र इस पर डालते हैं दोस्तों। आइए एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, इसको डिटेल में बात करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुष हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है दोस्तों। यह पेरिस पैरालंपिक में भारत का 6ठा स्वर्ण पदक है दोस्तों, यानी अब तक पैरालंपिक्स में 6 स्वर्ण पदक जीत चुका है इंडिया द्वारा। भारत अब तक पेरिस पैरालंपिक में कुल 26 पदक जीते हैं दोस्तों, जो कि ओलंपिक से ज़्यादा मेडल पैरालंपिक में आया है दोस्तों, जिसमें से 6 स्वर्ण है, 9 रजत है, 11 कांस्य पदक के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। अब एक नज़र डालते हैं कि प्रवीण कुमार के इनके करियर के बारे में डालते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। प्रवीण कुमार मेनली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने का काम किया था, यानी सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था दोस्तों। वर्ष 2023 में एशियाई पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का भी काम किया था दोस्तों, यानी कि इनका करियर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनके पास। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2023 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया था दोस्तों। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं, एक नज़र डालते हैं इस पर। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवीण कुमार का उत्तर डी होगा दोस्तों, प्रवीण कुमार के रूप में होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। कहा जा रहा है डीजी यात्रा सुविधा, क्या होता है डीजी यात्रा सुविधा, इस पर एक नज़र डालेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि डीजी यात्रा की सुविधा की गई है, मतलब कि दोस्तों कि अब जो होगा हवाई जहाज़ जो होगा दोस्तों, हवाई जहाज़ की जो यात्रा होगी दोस्तों, एक तरीके से डिजिटलाइज हो गया है दोस्तों। इसका कहने का मतलब है, डीजी यात्रा सुविधा कहने का मतलब है भारत सरकार द्वारा जो उड्डयन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन को देखता है, हवाई ट्रांसपोर्टेशन को जो जिम्मेदारी जिसके हाथ में होती है दोस्तों,
उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब इस ऐप का इस्तेमाल कर आप ऑनलाइन टिकट को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन अपना ऑनलाइन अपना एक तरीके से इसमें क्या होता है, इस ऐप में क्या होता है, ऑनलाइन आपका एड्रेस ले लिया जाता है और उस एड्रेस को वेरीफाई करके दोस्तों अब इस तरीके क्या होगा कि आपको ऑनलाइन चेकिंग कर दिया जाएगा, डिजिटली आपका चेकिंग होगा। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, ये कागज़ दिखाइए, वो कागज़ दिखाइए, नहीं, आपका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। आपका चेहरा स्कैन होगा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, ट्रेवल करने का प्रयास करेंगे तो आपका चेहरा स्कैन हो जाएगा दोस्तों। चेहरा स्कैन होने के बाद आपकी आइडेंटिटी चेक कर ली जाएगी और आपको एक तरीके से लंबे समय के लिए जो पहले कतारों में लगना पड़ता था दोस्तों, लाइन में लगाना पड़ता था, एक जगह से कई जगह जाना पड़ता था चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए ताकि चीज़ें कन्फर्म हो सके दोस्तों, अब उसकी समस्या ख़त्म हो गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में नज़र डालते हैं क्या है। कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मंत्रालय के नाम आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन करने का काम किया है दोस्तों। इसके साथ ही डिजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या 24 हो गई है, यानी कि टोटल 24 ऐसे हवाई अड्डे हैं जिस पर डिजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसका कार्य प्रमुख बिंदु कौन कौन है, 9 हवाई अड्डों पर हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों जिन्हें डिजिटलाइज किया गया है। न विशाखापट्टनम हो जाएगा, हवाई अड्डा हो गया, कोयम्बटूर हवाई अड्डा हो गया, डाबोलिम हवाई अड्डा हो गया, इंदौर हवाई अड्डा हो गया, बागडोगरा हवाई अड्डा हो गया, रांची हवाई अड्डा हो गया, पटना हवाई अड्डा हो गया, रायपुर हवाई अड्डा हो गया, भुवनेश्वर हवाई अड्डा हो गया। 9 हवाई अड्डे ऐसे नाम मैंने बताए दोस्तों जिसको डिजिटलाइज किया गया है, जहाँ पे सुविधाएं चालू की गई है। डिजी यात्रा की पहल क्यों की गई है दोस्तों, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं क्या लिखा है इसमें। डिजी यात्रा पहल चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी, मतलब चेहरे की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास आप यानी कि हवाई अड्डे को यानी कि एक तरीके से इस एयरवेज को एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जाएगा दोस्तों जिसके तहत आपका चेहरे को वो पहचान करेगा, यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, आधारित है, जो आपको चेहरे को पहचान कर वो चीज़ें अपना काम करेगा दोस्तों, आपको चेहरे को देखकर वो वेरीफाई कर लेगा दोस्तों। यह यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध जो आगमन होता था दोस्तों, उसकी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है कि अब ज़्यादा एयरपोर्ट पे लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा बाध्य नहीं होगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ का दोस्तों। 1 दिसंबर 2022, ये डेट आप याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 1 दिसंबर 2022 को 3 हवाई अड्डों पर पहली इसकी शुरुआत हुई, एक नई दिल्ली में हुआ, एक वाराणसी में हुआ है। एक नई दिल्ली हुआ है दोस्तों, एक वाराणसी हुआ, एक बेंगलुरु में हुआ। इसकी पहली डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की गई थी। ये आप डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2022 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस पहल के तहत क्या कहा गया है, इस पहल के तहत हवाई अड्डों पर अपनी पहचान साबित करने हेतु विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज रहित, यानी अब कागज की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, और संपर्क रहित आवागमन के लिए चेहरे की विशेषता का उपयोग किया जाएगा, यानी कि आपका ज़्यादा लफड़ा ना होगा, ज़्यादा आपको कागज़ ले जाकर एक पहले इस काउंटर में जाओ, फिर उस काउंटर में जाओ, फिर उस काउंटर में जाओ, ऐसा नहीं होगा। अब कागज़ की झंझट खत्म हो गई, अब उसका वेरिफिकेशन का झंझट खत्म हुआ, अब आपके चेहरे के बेसिस पे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर आपको आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी दोस्तों। डिजी यात्रा सुविधा के बाद एक यात्री के लिए हवाई अड्डे में प्रवेश का समय मैनुअल प्रक्रिया में लगने वाले औसत 15 सेकंड से घटकर 5 सेकंड रह जाएगा, यानी कि एक हवाई अड्डे में एक आदमी को अगर प्रवेश करने में पहले 15 सेकंड लगते थे दोस्तों, तो अब उसकी जगह 5 सेकंड ही लगेगा। आपका एक तरीके से 10 सेकंड बनने का एक तरीके से 10 सेकंड बचाने का काम करेगी दोस्तों ये सुविधा आपको। आगे देखिए क्या है, चेहरा क्या कहा जा रहा है दोस्तों, चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी उपयोग कैसे किया जाएगा उस पर एक नज़र डालते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को आधार आधारित सत्यापन, यानी कि आपका आधार नंबर उसमें ऐड रहेगा दोस्तों, और एक सेल्फ इमेज कैप्चर का उपयोग करके डिजी यात्रा ऐप पर पंजीकरण कराना होगा, यानी कि आपका आधार नंबर से डिजी ऐप को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपका आधार नंबर से, और आपका एक फ़ोटो और आधार नंबर से आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ऐप आपको रिकॉग्नाइज करेगा दोस्तों। हवाई अड्डे के ई गेट पर यात्री को पहले बार कोडेड कोडिंग को पास करना पड़ेगा दोस्तों। बार कोडेड कोडिंग पास को स्कैन करना होगा।
जिसके पश्चात क्या लिखा गया, ई गेट पर स्थापित एक FRT से यात्रियों की पहचान और यात्रा दस्तावेज को मान्य किया जाएगा दोस्तों। यानी ज़्यादा लफड़ा नहीं है, आपका एक बार कोडेड बोर्डिंग पास होगा, उस बार कोडेड बोर्डिंग पास को स्कैन किया जाएगा और उसके पश्चात आप डायरेक्ट ई गेट पर चले जाएंगे। उस पर स्थापित एक पहले से FRT रहेगा जो आपका चेहरे को रिकॉग्नाइज करेगा, स्कैन करेगा, और आपका दस्तावेज होगा उसको स्कैन करने के बाद आपको एक तरीके से अंदर जाने की अनुमति दे दी जाएगी दोस्तों। यह एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यात्री ई गेट से एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकता है दोस्तों, जो कि बहुत चीज़ें आसान हो गई है। इससे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं, डिजी यात्रा पहल की शुरुआत कब की गई, तो 2022 है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसका उत्तर सी होगा जो 2022 के रूप में होगा दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, क्यों मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है, यानी हिंदुस्तान में ही मनाया जा रहा है दोस्तों। पहले चर्चा में क्यों है, इस पर एक नज़र डालते हैं। हाल ही में नई दिल्ली, ये जगह याद रखिएगा, नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हो रहा है दोस्तों, यानी कि पहली बार हो रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 5 से 6 सितंबर के बीच तय किया गया था दोस्तों। आगे क्या है, अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव क्या होता है दोस्तों। एक नज़र इस पर भी डालने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोलर ऑर्गेनाइजेशन है, सौर जो गठबंधन यानी सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, उनके सदस्यों, उनके संगठन के सदस्य देशों के समुदायों पर सौर ऊर्जा के जो परिवर्तनकारी प्रभाव है उनका जश्न मनाना है दोस्तों। यानी कि हाल फिलहाल के समय में जो सारी देश विदेश के जो संगठन है दोस्तों, जो एनर्जी के क्षेत्र में यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, उनके क्षेत्र में जो इनके द्वारा काम किया गया है, इनके द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है, इनके द्वारा जो सहयोग किया गया है दोस्तों, इनके द्वारा जो एक तरीके से अचीवमेंट की गई है दोस्तों, इनके द्वारा जो पहल की गई है दोस्तों, उसके ही खुशी में, उसके ही उपलक्ष्य में एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है दोस्तों, उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इस महोत्सव का उद्देश्य सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना, एक तरीके से दिखाने का काम करेगा कि देखिए हमने कितना विकास किया है, हमने कितना काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोस्तों। इसका मेन यह पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाने का काम करेगा दोस्तों। आगे देखिए, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है दोस्तों। एक नज़र उस पर डालने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में किया गया था। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पेरिस में इसे किया गया था। तो पेरिस में उस समय क्या था जो दोस्तों, एक जलवायु परिवर्तन एक प्रोग्राम चल रहा था दोस्तों। 2015 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 पेरिस में हुआ था। पेरिस में उस समय एक जलवायु परिवर्तन एक तरीके से प्रोग्राम चल रहा था दोस्तों। उस पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान की गई थी दोस्तों उस समय, यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 21वां सम्मेलन हो रहा था, जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जा रही थी दोस्तों। और उसी इवेंट में, और वो चर्चा पेरिस में की जा रही थी दोस्तों, और उसी इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में, यानी हिंदुस्तान में ही है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक अचीवमेंट के तौर पे हो सकता है। ये गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन का निर्भरता, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसे एनर्जी का हम एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम आर का इस्तेमाल किया जाता है, कोयला आर का, न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो कोयले ईंधन आर के जो, यानी कि जो एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज है दोस्तों, जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप एनर्जी तो जनरेट कर देते हैं, लेकिन वो रिसोर्स आपका ख़त्म हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है दोस्तों। उससे बचने के लिए हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे, वैसे एनर्जी जो बार बार रिन्यू हो जाए और नॉन पॉल्यूटेड हो और हमें फ़ायदा भी मिले दोस्तों। तो उसी की बात कर रहा है कि उसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग का बढ़ावा देना है दोस्तों। यह अपने सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का बढ़ावा देता है, यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है दोस्तों, उसको प्रेस करने का काम करता है। वर्तमान में इसके 100 संपूर्ण सदस्य देश है दोस्तों, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में, हमारे देश में, इंडिया में, उसका भी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो लगभग 100 उसका पूरा 100 सदस्य देश उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं दोस्तों, इसका सदस्य ली हुई। इससे संभावित प्रश्न क्या उठ के आते हैं, इसे
कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर 2015 होगा, पेरिस में की गया था दोस्तों, याद रखिएगा आप इसको। अगला अगला जो हमारे पास विषय है दोस्तों, कहा जा रहा है खेल महोत्सव 2024 का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है दोस्तों, इस पे चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों है, एक नज़र इस पे डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं टैग कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के अवसर पर खेल उत्सव 2024 का आयोजन करने का काम किया गया था दोस्तों। इस आयोजन को नई दिल्ली में परफॉर्म किया गया था, नई दिल्ली में इसको किया गया था। इसमें क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, इसके सेलिब्रेट करने का काम किया गया था दोस्तों। कौन है मेजर ध्यानचंद्र, आइए इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जिनके जन्मदिन पर ये उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इनका क्या अचीवमेंट था, इनके द्वारा ऐसा क्या काम किया गया था दोस्तों, जो इनके जन्मदिन पर हमें खेल उत्सव के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कौन थे। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, डेट और जगह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 185 मैचों में 400 से अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है इनको पास दोस्तों। इन्होंने 3 ओलंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी काम किया, भारत को रिप्रेजेंट किया है 3 ओलंपिक में, और तीनों ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है दोस्तों, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है, बहुत बड़ी घटना है। वर्ष 1928 में अगर बात करें तो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इनके द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया गया था। वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुई थी, उसमें इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। वर्ष 1936 में बर्लिन में एक ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। तीनों बार भारत ने स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया था दोस्तों। वर्ष 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इससे संभावित प्रश्न क्या निकल कर आते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1957 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सॉरी 1956, ये बी इसका सही उत्तर होगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही बातें करना था, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और इसी तरीके की घटनाओं का जानकारी आप प्राप्त करते रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें दोस्तों, जरूर करें, ताकि इस तरह के जो अपडेट आए दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहे, आपको जानकारी इसकी मिलते रहे, आप धोखे में न रहे, आप इससे वंचित ना हो पाए दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।